गीतांजलि श्री का नाम जब भी आता है तो जाहिर है जहन में सबसे पहले रेत समाधि ही आता है और बुकर पुरस्कार भी। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हम उनके एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतरने वाले हैं जो रेत समाधि से बहुत पहले आया था और शायद उससे भी ज्यादा गहरा और खामोश है। हाँ। उपन्यास का नाम है तिरोहित। ये उनका तीसरा उपन्यास था जो 2001 में आया था। तो आज हमारा मकसद है इस उपन्यास की कहानी और मतलब उसकी उन छिपी हुई परतों को समझना जो इसे आज भी इतना जरूरी बनाती हैं। और इस उपन्यास की जो सबसे खूबसूरत बात है वो तो इसके नाम से ही शुरू हो जाती है, तिरोहित। तिरोहित यानी वो जो छिपा हुआ है, जो सामने नहीं है। वेल्ड। ये उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो उन भावनाओं, उन रिश्तों की एक काव्यात्मक खोज है जिन्हें समाज या तो देखता नहीं या शायद देखना ही नहीं चाहता। गीतांजलि श्री ने जिस तरह से मतलब इशारों से, महक से, खामोशी से एक बहुत ही नाजुक विषय को बुना है वो कमाल का है। और एक और दिलचस्प बात, हाँ, जब इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ तो नाम रखा गया द रूफ बीनीथ हर फीट। अच्छा, जो कहानी के बिल्कुल केंद्र की तरफ यानी छत की ओर सीधा इशारा करता है। तो फिर चलिए सीधे उसी छत पर चलते हैं। कहानी की दुनिया को समझने के लिए उस मोहल्ले की कल्पना करना बहुत जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल। एक पुराना शहर, घर एक दूसरे से सटे हुए, इतने कि एक की छत दूसरे की छत में मिल जाती है। ये छतें सिर्फ धूप सेकने या अचार पापड़ सुखाने की जगह नहीं है, इनका तो एक अलग ही किरदार है। हाँ, और उस किरदार को समझना बहुत जरूरी है। वो छत एक तरह की तीसरी जगह है। न तो वो घर की तरह पूरी तरह निजी है जहां बंदिशें हैं, और ना ही वो सड़क की तरह सार्वजनिक है जहां दुनिया की नजर आप पर है। ये इन दोनों के बीच की एक आजाद जगह है। एक आजाद जगह। हाँ। दिन भर की घुटन के बाद शाम को औरतें जब इस छत पर आती हैं तो वो अपने असली रूप में होती हैं। ये वो जगह है जहां समाज के नियम वो थोड़े धुंधले पड़ जाते हैं, एक सांस लेने की फुर्सत मिलती है। और इसी आजाद जगह पर हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार मिलते हैं, चच्चो और ललना। तो चच्चों का जो किरदार है वो बाहर से बहुत शांत और ठहरा हुआ लगता है, एक विधवा, घर में अकेली। लेकिन लेखिका ये संकेत कैसे देती हैं कि इस खामोशी के अंदर एक तूफान छिपा है? बहुत अच्छा सवाल है। और गीतांजलि श्री ये काम मतलब सीधे सीधे नहीं करती, वो छोटी छोटी चीजों से चच्चों के अंदर का खालीपन दिखाती हैं। जैसे उनका बेवजह दीवारों को ताकते रहना या किसी पुरानी चीज को घंटों तक बस हाथ में लिए बैठे रहना। उनका जो मौन है वो भी बोलता हुआ मौन है। वो बाहर से जितनी मजबूत दिखती हैं उनके अंदर उतना ही गहरा दर्द और अकेलापन तिरोहित है, छिपा हुआ है। और फिर दूसरी तरफ है ललना, उनकी पड़ोसन, जो चच्चों से बिल्कुल उलट है। चुलबुली, बिंदास, जोर जोर से हंसने वाली। हाँ, दुनिया की परवाह न करने वाली। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जो इंसान बाहर से जितना ज्यादा भरा हुआ दिखता है अंदर से उतना ही खाली हो सकता है। बिल्कुल, यही तो इस उपन्यास की मनोवैज्ञानिक गहराई है। ललना की हंसी, उसका बिंदासपन, वो असल में उसके अपने दर्द और अधूरी ख्वाहिशों को छुपाने का एक कवच है। तो हमारे पास दो ऐसी औरतें हैं जो बाहर से एकदम अलग है, एक खामोश, दूसरी मुखर, पर अंदर से दोनों एक ही नाव पर सवार हैं, अकेली हैं। और दोनों को किसी ऐसे साथी की तलाश है जो उनके अनकहे को बस समझ सके। तो जब ऐसे दो इंसान एक ही छत पर रोज शाम को मिलते हैं तो उनकी कहानी आम नहीं हो सकती। यहीं से बात और गहरी होनी शुरू होती है। ये सिर्फ पड़ोसियों वाली दोस्ती नहीं रहती। नहीं, ये धीरे धीरे एक दूसरे की जरूरत बनने लगती है। और जो बात इस उपन्यास को असाधारण बनाती है वो है इस रिश्ते को दिखाने का तरीका। हाँ, गीतांजलि श्री ने इसे बहुत ही मतलब सूक्ष्म ढंग से पेश किया है। उन्होंने कहीं भी सीधे तौर पर नहीं कहा कि ये एक प्रेम संबंध है। उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल कम और एहसासों का ज्यादा किया है। ये स्पर्श की कहानी है, नजर की कहानी है, खुशबू की कहानी है। मैं जब इसे पढ़ रही थी तो मुझे वो एक दृश्य बहुत ताकतवर लगा जहां ललना चच्चू के बालों में तेल लगा रही है। ओके। उस सीन में डायलॉग लगभग है ही नहीं, लेकिन वो उंगलियों का बालों में चलना, तेल की महक और वो खामोशी, वो किसी भी संवाद से कहीं ज्यादा कह जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो एक दूसरे के दर्द को अपने स्पर्श से सोख रही हैं। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वो छोटे छोटे रोजमर्रा के काम, एक दूसरे के लिए चाय बनाना, साथ बैठकर स्वेटर बुनना, या बस एक दूसरे के पास चुपचाप बैठे रहना, वही उनके रिश्ते की भाषा बन जाते हैं। हाँ, वही उनकी भाषा है। छत पर बहती हवा भी उनके बीच के अनकही संवाद का हिस्सा बन जाती है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी देन यही है
कि ये हमें सिखाता है कि रिश्तों को समझने के लिए हमारे पास भाषा और परिभाषाएं अक्सर कम पड़ जाती हैं। और शायद इसीलिए कई आलोचक इसे हिंदी साहित्य में स्त्री समलिंगिकता पर लिखे गए शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक मानते हैं, ना? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। ये उस दौर में लिखा गया जब इस विषय पर खुलकर बात करना तो दूर, सोचना भी एक बड़ी बात थी। और इसकी खासियत ये है कि ये उपन्यास किसी रिश्ते पर फैसला नहीं सुनाता, नहीं उसे किसी परिभाषा में बांधता है। ये बस उसे उसकी पूरी कोमलता, उलझन और गहराई के साथ हमारे सामने रख देता है। ये उस तिरोहित प्यार को बिना किसी शोर के बस प्रकट कर देता है। इस एहसास की दुनिया को और गहरा बनाने के लिए, जो आधी हकीकत है और आधा एहसास, लेखिका ने कुछ बहुत दिलचस्प साहित्यिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया है। यहाँ जादुई यथार्थवाद का जिक्र आता है। मैजिकल रियलिज्म। हाँ, ये कई सुनने वालों के लिए शायद नया शब्द हो। क्या आप इसे आसान भाषा में समझा सकते हैं? जरूर। देखिए, जादुई यथार्थवाद का मतलब है जब कहानी की दुनिया तो बिल्कुल असली होती है, हमारा आपका जैसा मोहल्ला, वैसे ही लोग, लेकिन किरदारों की भावनाएं इतनी गहरी और तीव्र हो जाती हैं कि वो अपने आसपास की बेजान चीजों में भी जान डाल देती हैं। अच्छा, उपन्यास से इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। उपन्यास में कई बार ऐसा होता है जब चिच्चो और लन्ना की भावनाएं इतनी गहरी हो जाती हैं कि उनके आसपास की वो बेजान छत भी जैसे सांस लेने लगती है, उनकी बातों को, उनकी खामोशी को सुनने लगती है। वाह! एक जगह ऐसा महसूस होता है कि गुजरे हुए लोगों की यादें इतनी जिंदा हो उठती हैं कि वो एक किरदार की तरह उनके साथ आकर बैठ गई हैं। असलियत में ऐसा नहीं होता, पर एहसास के स्तर पर उस लम्हे में किरदारों के लिए वही सबसे बड़ा सच होता है। यही जादुई यथार्थवाद है। और सिर्फ यही नहीं, भाषा के साथ भी बहुत प्रयोग किया गया है। वाक्य अक्सर अधूरे हैं, जैसे कोई सोचते सोचते रुक गया हो। हाँ, शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया है। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर समझ आया कि ये भाषा उस अनकही दुनिया के लिए एकदम सटीक है। आपने सही समझा। ये भाषा उस तिरोहित दुनिया का व्याकरण है, जहाँ सब कुछ साफ साफ नहीं कहा जाता, बल्कि महसूस किया जाता है। अधूरे वाक्य वो पाठक को उन खाली जगहों को अपने एहसास से भरने के लिए मजबूर करते हैं। मतलब पाठक सिर्फ कहानी का दर्शक नहीं रहता, वो उसका हिस्सा बन जाता है। मैं अगर एक छोटा सा अंश पढ़ने की कोशिश करूं जो इस शैली को दिखाता है। हवा थी, बस हवा, जो आती थी और सब उड़ा ले जाती थी। धूल, पत्ते, बातें, अनकही बातें। और जो रह जाता था वो शायद हवा से भी हल्का था। वाह, ये बहुत खूबसूरत है। ये आपको कहानी से निकालकर एक एहसास में छोड़ देता है। तो जब एक रिश्ता इतना गहरा, अनकहा और नाजुक हो, तो उसका अंत भी सीधा साधा नहीं हो सकता। कहानी आखिर किस मोड़ पर आकर खत्म होती है? इसका अंत भी उतना ही तिरोहित है जितनी की पूरी कहानी। चच्चो और ललना का रिश्ता पारंपरिक मायनों में कभी पूरा नहीं होता। समाज उन्हें कभी एक जोड़े के रूप में स्वीकार नहीं करता और शायद वो खुद भी इसे कोई नाम नहीं देती। तो मतलब कोई हैप्पी एंडिंग या सैड एंडिंग जैसा कुछ नहीं है? उससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो दोनों एक दूसरे में ही अपना वजूद पा लेती हैं। छत अब सिर्फ एक भौतिक जगह नहीं रहती, वो उनके अंदर की छिपी हुई जगह का प्रतीक बन जाती है। एक ऐसा कोना जहां वो दुनिया की नजरों से दूर अपने रिश्ते को जी सकती हैं। बिल्कुल। अंत में मौत, दर्द और प्यार, ये सब मिलकर एक नई समझ पैदा करते हैं। कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां कुछ भी साफ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ महसूस होता है। और यहीं पर ये उपन्यास एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है ना, कि क्या प्यार को सिर्फ सामाजिक मान्यता या किसी नाम की जरूरत होती है? क्या दो लोगों का एक दूसरे में सुकून पा लेना ही काफी नहीं है? बिल्कुल। उपन्यास यही दिखाता है कि कैसे दर्द, प्यार और यादें मिलकर एक ऐसी समझ पैदा करती हैं जो सामाजिक परिभाषाओं से बहुत आगे है। यह अंत पाठक को सोचने पर मजबूर करता है। उसे कोई बना बनाया जवाब नहीं देता। वो आपसे पूछता है कि आप रिश्तों को कैसे देखते हैं, समाज की दी हुई परिभाषाओं से या इंसान के निजी एहसास से। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा के बाद मेरे लिए तो इसका सार ये है कि ये उपन्यास उस दर्द और प्यार को आवाज देता है जिसे हमारा समाज अक्सर अनदेखा कर देता है या शायद स्वीकार करने से डरता है। ये पाठक को एक ऐसा अनुभव देता है जैसे वो खुद उस छत पर मौजूद है, उस खामोशी को, उस हवा को और उन अनकहे शब्दों को महसूस कर रही है जहां असली बात शब्दों से परे होती है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समेटा है। ये सिर्फ दो स्त्रियों की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी अपने अंदर कुछ तिरोहित महसूस किया है।
कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसा दर्द, कोई ऐसा प्यार जिसे वो दुनिया के सामने नहीं ला पाया। सही बात है। और आपको एक दिलचस्प बात बताऊं? हाँ, बताइए। दिलचस्प बात यह है कि जब ये उपन्यास 2001 में आया था, तो इस पर उतनी ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी जितनी होनी चाहिए थी। ये साहित्यिक सर्कल्स में तो सराहा गया, पर आम पाठकों तक उस तरह नहीं पहुंचा। अच्छा। जब सालों बाद रेत समाधि को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला, तब लोगों ने गीतांजलि श्री के पुराने काम को खोजना शुरू किया, और तब जाकर तिरोहित को वो पहचान मिली जिसका वो सही मायनों में हकदार था। वाह, तो कभी-कभी एक हीरे को भी रोशनी में आने में वक्त लगता है। तो आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि तिरोहित छिपी हुई भावनाओं, अनकहे रिश्तों और एक बहुत ही साधारण सी जगह यानी छत के असाधारण प्रतीकात्मवाद की कहानी है। और इसके साहित्यिक महत्व की बात करें तो इसकी साहसी विषय वस्तु और भाषा के साथ जो अनूठे प्रयोग किए गए हैं, उन्होंने इसे हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर बना दिया है। ये एक ऐसा उपन्यास है जो सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, बल्कि महसूस किया जाता है, और पढ़ने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ आपकी खामोशी में कहीं जिंदा रहता है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हाँ, इस चर्चा के बाद ये सोचना दिलचस्प है कि हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी तिरोहित जगह हैं, चाहे वो कोई बालकनी हो, कोई डायरी का पन्ना या मन का कोई खामोश कोना। वो कौन सी जगह है जहां हम वो सब कुछ महसूस करते हैं, वो सब कुछ जीते हैं जो दुनिया के सामने कहा नहीं जा सकता।